स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आइए हम डिस्कशन करते हैं आज 7th के है ना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है ना। चैप्टर का नाम क्या है? जल से संबंधित है, यानी हाइड्रोस्फीयर से संबंधित है ना। आइए थोड़ा रीड करके देखते हैं क्या पूछा गया है ना। देखिए शब्दावली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शब्दावली को ध्यान देना। देखिए ये थलशाला क्या होता है ना। ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। क्या है? पूछेगा क्या प्राकृतिक होता है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? मानव निर्मित होता है ना, कृत्रिम होता है, कृत्रिम होता है ना। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है, रीड करके देखते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपकी है ना मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? ये कहानी है, यहाँ से देखते हैं क्या पूछा गया है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है ना। फिर सूर्य के जो है टेम्परेचर के कारण जल क्या होता है? वाष्पित होता है, वेपराइजेशन होता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर यानी कंडेंसेशन होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम है ना, वर्षा का रूप, हिम मतलब ग्लेशियर का रूप अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पे नीचे आके गिरता है। यहाँ पे चित्र के थ्रू दिखाया गया है। आइए इसका विस्तार से चर्चा करते हैं क्या पूछा गया, देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया थलशाला के बारे में है ना। जिस प्रकार हम जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। पूछेगा वाटर साइकिल क्या है? ये स्वरूप है। जब महासागर में जाते हैं अलग रूप होता है ना ओशंस में, है ना। फिर उसके कहते हैं ये प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, है ना। वायुमंडल में फिर धरती का चक्कर लगाता है, ये प्रोसेसिंग पूरा दिया गया है ना। वाटर चक्र का भी दिखाते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। बिल्कुल, है ना। आइए नेक्स्ट देखते क्या पूछा है। अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी। अलवन का मतलब होता है क्या? पेयजल, है ना, पीने वाला जल, फ्रेश वाटर के बारे में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अलवन जल। मुख्य स्रोत क्या है? नदी है, ताल है, स्रोत सोते हुए हिमनद, है ना, ग्लेशियर के बारे में बोला है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। क्या होता है? लवणीय होता है, साल्ट होता है इसमें। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है ना। सही है। देखिए यहाँ देखिएगा, सही ये टेम्परेचर है, सूर्य की रोशनी की वजह से पड़ा है। ये देखते हैं कैसे दिया चित्र ये, है ना। यहाँ टेम्परेचर देखिए वाष्पीकरण होकर, है ना, वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन बना, संघनन करके वर्षण हुआ, है ना, ये प्रोसेस। फिर उसके बाद ये देखिए पेड़ पौधा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं, है ना। यह एक बड़े थलशाला क्या है? देखिए एक बड़े जार के 1/4 भाग मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस का एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तत्पुरांत उसके उपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार का बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें। देखिए इसमें क्या है ना। क्या है? ये इम्पोर्टेंट झील है ना, विश्व के इम्पोर्टेंट झील के बारे में दिया है। कौन सा झील कहाँ पे? एनसीईआरटी का चैप्टर, इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप रीड कीजिए एनसीईआरटी को, इसीलिए हम सिखा रहे हैं आपको रीड कैसे करना, है ना। आइए देखते हैं कितना अच्छा से समझाया गया इसमें, है ना। हम लोग जानते हैं ये अफ्रीका कंटिनेंट है। ये कौन सा कंटिनेंट है? ये अफ्रीका कंटिनेंट हुआ हमारा, है ना। ये कौन सा कंटिनेंट है? ये अफ्रीका कंटिनेंट है ना। देखिए कैसे बनाया गया है ना, ऐसे करके, ऐसे करके दिया है ना। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका में कौन सा झील है? ग्रेट बैरियर झील है ना। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील है। उसके बाद ये कहाँ पे है? कनाडा में है ना। यहाँ पे अलास्का है। आपको बताना यहाँ पे कौन सा स्टेट जुड़ता है? यूरोप यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका को, यानी पैसिफिक को, है ना। फिर आर्कटिक ओशन को और उसके बाद पैसिफिक ओशन के बीच में कौन सा स्टेट है ना। ठीक है। देखिए ये विनिपेग झील है ना, उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें यूएसए में। फिर सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एक मिसिसिपी नदी है यहाँ पर, फिर है ना साल्ट लेक सिटी है ना। ये देखिए प्रशांत महासागर का ये पूरा एरिया है।
ये देखिए यहाँ पे कैरिबियन सी, अभी मैक्सिको की बात होती है, यहाँ पे मैक्सिको है, आपको बना है मैक्सिको और है ना। और क्या कहते हैं ये साउथ अमेरिका को कौन सा स्थल मंडल है जो जोड़ता है, उसका नाम क्या है बताना है आपको। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है ना। ये दक्षिण अमेरिका है पूरा, आप देखिए जरा मैप में, ये दिखाते हैं आपको, है ना। ये साउथ अमेरिका है और यहाँ से देखिए मकर रेखा गुजरती है, और कौन सा रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा गुजर रही है ना, ना कि कौन सा रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही गुजरती है, ना कि कैंसर गुजरता है ना। आइए देखते हैं फिर यहाँ पे, देखिए ये अटलांटिक ओशन है ना, इसका शेप कैसा है ना, देखिए ऐसे करके है, ऐसे घुमाव करके, है ना। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है। यहाँ प्रमुख झील के बारे में दी और नदी की बात है। अगर अफ्रीका की अगर हम बात करें, आइए देखते हैं, यहाँ पे नाइजर नदी है, तो नाइजर नदी क्या है, नाइजर देश के नाम पर पड़ा है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी है ना, यहाँ से निकलती है। उसके बाद देखिए गंगा नदी, ठीक। एक पेन का थोड़ा कलर चेंज करते हैं दोस्तों, है ना, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए ये कैस्पियन सागर है ना, यहाँ पे काला सागर है। आपको कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच के है ना कौन कौन से बाउंड्री टच करता है, उसके देशों का नाम बताना है। ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे गंगा नदी है ना, ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ हांगहो नदी है ना, यह साउथ चाइना सी है, ये बंगाल की खाड़ी हुआ आपका, ये अरब सागर हो गया, नीचे हिंद महासागर है ना। इस तरह से मैप के थ्रू एनसीईआरटी में दिखाया गया है, बेसिक है ये, है ना। उसके बाद आ जाइए इधर, ये कौन सा है, पूर्वी चीन है ना, पूर्वी चाइना, चीन सागर। उसके बाद ये क्या है, यहीं पर आपका जापान है, ये वाला पार्ट आपका जापान। ये देखिए ये कोरल सागर है यहाँ पे, है ना, कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वैश्विक द्वीप है ना। ये देखिए डार्लिंग नदी, पूछेगा किस किस देश की प्रमुख नदी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, डार्लिंग कंटिनेंट ना, एशिया महाद्वीप, ओशन कंटिनेंट का, है ना, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ देखिए कर्क रेखा, ये पैसिफिक ओशन वाला है। ये सब देश आपको बताना है कि कौन, इंडोनेशिया है, यहाँ पे मालदीव है ना, ये सारे देश है ना। यहाँ की तो विश्व का प्रमुख झील और नदियों के बारे में मैप में दिया गया है। इसीलिए कह रहा है बार बार कि एनसीईआरटी को रीड कीजिए आप लोग, है ना, इसीलिए तो कहता है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं यहाँ पे। लवणता, क्या आप जानते हैं, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है ना, कितना 1000 ग्राम है, 35,000 ग्राम। ये देखते हैं जल का वितरण के बारे में दिया। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, कितना भाग, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक हो तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया है, जल है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देखते हैं सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पर है, अगर पानी की बात करें तो वो महासागर में है, क्योंकि पीने योग्य है 97%। उसके बाद दूसरा क्या, बर्फ छत्र के रूप में है ना, बर्फ का रूप में है, यानी ग्लेशियर में उससे सबसे ज्यादा दूसरा नंबर पे। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है ना, देखिए 0.000.68। फिर झीलों में है लवण जल, स्थलीय समुद्र वन है, स्थल का समुद्रीय वन भी है, नमकीन वायु झीलें हैं, वायुमंडलीय नदी वायुमंडल में है, उसके बाद तब नदियों में है ना। देखिए प्रोसेस में दिया गया है ना, परसेंटेज के थ्रू दर्शाया गया है ना, तो इसको याद करना है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलक सकते हैं क्योंकि नमक अधिकता इसे सघन बनाती है। देखिए अगर इजराइल में डेथ सागर की अगर हम बात करें, मृत सागर में, तो वहाँ लोग जब तैरने जाते हैं तो सॉल्ट के डेंसिटी की वजह से क्या होते हैं, है ना, आदमी डूबता नहीं है, तैरने लगता है ना। तो ये इजराइल के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जब समुद्री सतह पर पवनें बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही तेज बड़ी बहती है ना। आगे तरंगों के बारे में क्या क्या दिया देखते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जब लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इसे क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं ना। यह देखिए पूरा इसमें चित्र के थ्रू दर्शाया गया कैसा होता है। देखिए सुनामी के बारे में बताया गया है। सुनामी शब्द क्या है, जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोतश्राय, है ना।
क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी बंदरगाह के बारे में एक किस शब्द का याद रखना कि जापानी शब्द है सुनामी, है ना। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है ना। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापन होता है ना। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं, है ना। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 से, है ना, कि सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट डूब गया था, है ना। अगर भारत की हम बात करें तो ये अगर हम भारत की अगर हम बात करें, है ना, ये वाली बात, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार है और यहाँ पे इंदिरा कॉल है ना। तो ये वाला जो पार्ट बोल रहा है ये डूब गया था, इसकी बात कर रहा है ना, 2004 में। ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे चित्र के थ्रू दर्शाया गया है ना। देखते हैं इस पे क्या पूछा गया है ना, नेक्स्ट पेज में, है ना। देखते हैं, पूरी तरह से डूब गया जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से, है ना, तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह, है ना, जब श्रीलंका की ओर बढ़ी तरंगों की लंबाई कम हो गई, है ना, गहराई कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 वही मतलब चित्रों के साथ दिया है। भारत में आंध्र प्रदेश तटीय राज्य है, ये लोग तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, है ना, क्योंकि दिल्ली विल्ली इसलिए प्रभावित नहीं होगा क्योंकि कोस्टल एरिया में ये नहीं आता है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बार सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर सुनामी कभी कभी आती है क्योंकि अब भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। ये देखते हैं, देखिए वहाँ का चित्र के थ्रू दिखाया गया है। अब आते हैं ज्वार भाटा क्या चीज़ है, देखते हैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल ओशन वाटर का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है ना। जब सर्वाधिक ऊंचाई के साथ उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज को हम समझा देते हैं। देखिए इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी को रीड करने के लिए, क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। देखिए इसमें आइए पहले इसको रीड करते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा, है ना, के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। किसके कारण पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। वहां पे पूछेगा जब क्या कहते हैं पीवाईक्यू बना के, इसमें तो उस तरह से ऑप्शन दिया जाता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से जल को अभिकर्षित कर होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक साथ होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, है ना। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल स्तर पर पड़ता है ना। ये देखते हैं, तो यही सारी बातें कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चित्र के थ्रू देखते हैं, देखिए ये चंद्रमा है, यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे सूर्य। देखिए सूर्य और पृथ्वी सामने सामने है। जब इसके ऊपर में चंद्रमा हो तो इसको क्या बोलते हैं, लघु ज्वार भाटा बोलते हैं, है ना। ये चीजें याद रख, है ना। इस पे कलर रेड कर देते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए ये वाले की बात कर रहा है। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी, बीच में अगर चंद्रमा अगर आ जाए तो ये क्या बृहद ज्वार भाटा वाला संकेत करता है ना। ये देखिए दिया चित्र के थ्रू दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सूर्य है ना, और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी की, है ना, दोनों सामने हो लेकिन चंद्रमा क्या है इसके बाहर में हो, तो कौन सी गाड़ी होगा, तो ये बृहद ज्वार भाटा का ही पार्ट है ना। ये लघु ज्वार भाटा में आ जाएगा, है ना। देखिए चित्र के थ्रू दर्शाया गया है। इस चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए महासागरीय धाराएं को देखते हैं ना, ओशन करंट को देखेंगे क्या चीज है पूछेगा।
महासागरीय धाराएं निश्चित है ना दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं होती है वह महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से जलस्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म व शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। आइए मैप के थ्रू दिया गया है, क्या कुछ देखते हैं इसमें, है ना। तो क्या देखते हैं, क्या दिया है इसमें, देखिए ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें दिया गया है ना। ये देखिए धारा है, ओशियन करंट है, इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। उत्तरी अटलांटिक पे है ये, है ना। देखिए यहाँ पे है गल्फ स्ट्रीम, है ना। यहाँ से समुद्र, देखिए गल्फ स्ट्रीम ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे डोबर स्ट्रेट है जो मछली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाइना में ओशियो धारा है ना, है ना। ओशियो धारा यहाँ पर है ना। ये इक्वेटोरियल है ना, काउंटर करंट है। खगोलास धारा हिंद महासागर में है, आपको याद रखना है ना। ब्राजीलियन धारा है, और ये कैसे काम करती है, देखिए सारी चीजें दिया हुआ है। अलास्का की धारा है ना। ये देखिए गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आने के बाद, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल से होने के बाद, गर्म होने के बाद, इसी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे आके गर्म और ये ठंडा मिलने की वजह से ये वाला मत्स्य क्षेत्र करता है। सेम यहाँ पे होता है ये वाला में, है ना। ये देखिए फॉकलैंड धारा है ना, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के जस्ट नीचे में अगर आप देखें ब्राजीलियन धारा है ना। ये सब धाराएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, कौन सी धाराएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या पूछा गया इसमें, है ना। तो देखते हैं 3rd नंबर में क्या पूछा है। वह प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। महासागरीय वायुमंडल स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्कर लगाता रहता है पूछा। तो महासागरीय धाराएं नहीं, ज्वार भाटा हो जाएगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती कहाँ, भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवों के निकट। तो ध्रुवों के निकट होगा तो कॉमन सेंस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, भूमध्य रेखा के पास, है ना। अगर पृथ्वी की इसकी हम बात करें, बीच वाला पार्ट ये ध्रुव हो गया, ये विषुवत रेखा होगा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है, तरंगे, बिल्कुल नहीं, ज्वार भाटा कहलाता है ना, को याद रखना है। और ये आपको कैस्पियन सागर पूछा है और एक तरफ बताना है। आइए देखते हैं, विशालतम झील पूछा है कैस्पियन सागर में, है ना। ज्वार भाटा, तीव्र भूकंप है, निश्चित प्रवाह में होने वाली जलधाराएं को क्या बोलते हैं, महासागरीय धाराएं बोलते हैं। जल चक्र पूछा है, तीव्र भूकंपी तरंग है, सुनामी, जल में अधिक चढ़ाव उतार क्या होगा। तो आपको ऐसे ऐसे मिलाकर बनाना है ना, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और एक मैप रखिए एटलस का, उसके साथ उसको बनाइए, है ना, ताकि बेहतर होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर को बाद में देखेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।